तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका समानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं बहुत ही बढ़िया सेशन नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12। मैं हूं आपका समानी सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन अ न्यू वे। तो बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही बढ़िया तरीके से। जैसे पूरा 11th का कोर्स करा रहा हूं वैसा ही मैं आप लोगों का 12th का कोर्स कराने वाला हूं और इसी तरीके से बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए चैनल पे लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बढ़िया एनिमेशंस के साथ ये वीडियो होने वाला है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बहुत ही बढ़िया चीजें लेके आया हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली दो टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रो एंड द सेकंड वन इज द मैग्नेटिज्म। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बिजली कड़क रही है, बढ़िया एकदम बारिश का भी सीजन चल रहा है, आप लोग इस चीज को फील कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज द मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है कि भाई हमें पता है दो मैग्नेट एक दूसरे को चिपकाती है और वैसे ही आयरन पे अगर मैग्नेट को चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है, लेकिन गोल्ड पे चिपकाएंगे तो नहीं चिपकता। तो ये सारी चीजें हम मैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेजर कंसर्न क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी नीड टू मोर फोकस ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई ये भी दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब कि चार्ज का मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि चार्ज विल बी एट रेस्ट। हम यहां पर पूरी चर्चा करने वाले हैं चार्ज के ऊपर कि चार्ज कैसा होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो यहां पर से आप देखो कि पहले हमने देखा कि चार्ज एट रेस्ट और दूसरा चार्ज इज इन मोशन। अब यहां पर से जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सी कहानी आती है, दैट इज ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो भैया नील बोहर साहब ने बोला कि यह एटम है। वैसे तो आ गया था चार्ज पहले ही, बट अगर हम पूरा समझें तो बोहर थ्योरी से फाइनली हमको समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर ऑर्बिट में ऑर्बिट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो भैया एटम के बारे में हमने डिटेल में बातचीत करी कि भैया इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा वो कितना होता है? दैट इज माइनस का 1 इंटू ई। अब ये ई किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हमको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज माइनस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये कूलम क्या होता है ये हम आगे समझें। अब हमको ये पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये जो होते हैं प्रोटॉन, इन पे क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये देखो सारी चीजें लिखी हुई है कि भैया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस का 1.6 और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ चार्ज। देखो इसको मैं आपको समझाने से पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट लेके आए कि आपने एक सिल्क क्लॉथ लिया और एक पाइप के ऊपर उसको घिसा। तो व्हेन यू आर घिसिंग मतलब आप उसको जब घिस रहे हो तो एग्जैक्टली क्या होता है समझना। अभी क्या बोला मैंने कि भैया ग्लास मॉलिक्यूल के ऊपर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। सिमिलरली सिल्क के ऊपर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, नेट चार्ज 0। ठीक है, अब मैंने क्या करा, देखो सिल्क क्लॉथ को इसके ऊपर घिसा। जब मैंने इसको इसके ऊपर घिसा तो बेटा आप एक बात समझो, क्या थर्मल एनर्जी जनरेट हुई होगी फ्रिक्शन के कारण? वेरी गुड। और वही थर्मल एनर्जी क्या होता है यहाँ पर, आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि जब आपने सिल्क क्लॉथ को घिसा तो व्हाट हैपेंस कि ये देखो एक इलेक्ट्रॉन इससे जंप कर जाएगा। ये बहुत बढ़िया, देखो ये इलेक्ट्रॉन जब थर्मली इसको एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल से जंप कर गया, काय के ऊपर? सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो आप यहां पर से आप देखिए कि भैया इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। और इसमें कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया? 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। सिमिलरली ऐसे ही हमने और घिसा तो क्या और इलेक्ट्रॉन स्विच कर जाएंगे? ये देखो एक और इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए और इस तरीके से बनते जा रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से। फिर और घिसा तो एक और इलेक्ट्रॉन देखो जंप कर गया बढ़िया से। क्या बात है, क्या क्या बात है।
मजा आ रहा है कि नहीं बेटा? बढ़िया एनिमेशन, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो नेट चार्ज जो है सिस्टम का वो कैसा है? कंजर्व। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वैसे ही बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो बेटा यहां पर से आप देखो, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। अगर इसमें से कम हो रहा होगा तो इस पे बढ़ रहा होगा, या फिर इसमें से कम हो रहा होगा तो इस पे बढ़ रहा होगा। कोई दिक्कत इस चीज में? बोलो यार, अभी तक बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सिंपल बातें कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स कॉपी में लिखना है। आप लोग इसको पॉज करेंगे और लिखेंगे नोट्स कॉपी में, बढ़िया चीजें हैं। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मिनिमम अगर मैं कोई भी बॉडी से चार्ज निकालना चाहता हूं तो मेरे को कितना चार्ज निकालना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। उससे कम ज्यादा में कहा ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो यहां पर से आप देखेंगे, अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने देखा कि भैया ये तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में चल रहा है। जैसे 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि हमको एक चीज समझ में आई कि भैया इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो भी इंटीग्रल मल्टीपल में निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपने बोला आधा इलेक्ट्रॉन निकाल, आधा इलेक्ट्रॉन वाला काम नहीं होता। अभी हमको 12th में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि आधा ट्रांसफर कैसे हो सकता है, आधा चार्ज क्वार्ट्ज स्टेट में जब आप देखते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में। सो एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है बेटा, देखो बहुत बढ़िया। अगला समझना कि जैसे कि नेट चार्ज इज इक्वल टू एनपी माइनस एनी इंटू, तो मैंने बोला कि मान लो एन चार्ज होगा ट्रांसफर, तो इस पे कितना आ जाएगा? माइनस का एनी, उस पे कितना आ जाएगा? प्लस का एनी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे इस पे, है ना? तो इस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अरे मैंने बोला कि आप एक बात समझो, आपकी क्लास में इनिशियली 10 लड़के थे, 10 लड़कियां थी। मैंने बोला 2 लड़कियों ने स्विच कर गया, तो भैया अब आपके क्लास में कितने बचे? 10 लड़के, 8 लड़कियां। बस वही वाला काम है, लड़कियां निकल ली कहां पे? दूसरे पे। आया नहीं आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलो देखो, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू Q प्लस माइनस NE, वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या इस टाइप का पॉसिबल है कि भैया आधा निकाल दिया, 1.5 निकाल दिया? ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। हमको ये चीज याद होनी चाहिए। एकदम बढ़िया से मैं बता रहा हूं, सिंपल स्टेट में। बोरिंग मत समझना बेटा, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, एनिमेशन के थ्रू मजा आने वाला है आपको। ठीक है, तो यहां पर से आप देखिए कि ऐसा करके आपने ये इस तरीके से कर दिया। अब हमने बोला इस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करा, हमने नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करा। अब मैं आपको बहुत एग्जांपल बताता हूं। देखो दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अपन जनरली नेगेटिव को लड़की मानेंगे, पॉजिटिव को लड़का मानेंगे। ठीक है, अब देखो लड़के लड़के की दूरी बनी रहनी चाहिए। आया नहीं आया समझ में? तो भैया जब तुम पॉजिटिव चार्ज को उसके पास लेके जा रहे हो तो वो क्या कर रहा है? दूर फेंक रहा है। बोले भैया दूरी बनाए रखो। बोलो मजा आया कि नहीं आया? वैसे ही लड़की लड़की की दोस्ती तो मतलब ठीक है, तो भाई ये भी आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ऐसी चीज को मैंने करा तो भैया एक चीज समझ में आ गई कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। अब देखो ये वाले डंडे को उधर पहुंचा दिया, ये वाले डंडे को इधर लेके आ गए। अरे वाह, क्या ये घूम गया? अरे हाँ, आया नहीं आया? तो भैया ये घूमा, तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि इसने इसको अट्रैक्ट करा, इसने इसको अट्रैक्ट करा, या दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा? हाँ, आया भैया, आया आया। तो भैया अट्रैक्ट करे का मतलब क्या होता है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। बोलो यार बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो भैया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में देखो, सबसे पहले क्या आया? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एडिटिव इन नेचर। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, इस सिस्टम का अगर आपको टोटल चार्ज लिखना हो
तो आप क्या लिखोगे भैया, क्यू नेट बता दो। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस में Q3 प्लस में Q4। अरे देखो ब्लू वाले सब पॉजिटिव हैं, और माइनस क्या लिख दोगे, Q2 माइनस Q5। तो ये क्या आ जाएगा, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। ठीक है बेटा, समझ में आया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, गजब की बात। तो ये देखो वही लिखा हुआ है। अब यहां पर साफ समझो, चार्ज एंड मास। तो भैया देखो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब कि ये उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया, हमने नहीं बनाया, कुदरती ऐसा है। अरे बोलो रे भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब कि इसमें कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द बॉडीज एट अ डिस्टेंस, मतलब कि जैसे कि मास एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। बोलो यार बेटा, क्या आपको ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद होगा, दैट इज Gm1m2 अपॉन में r²। क्या ये दो मासेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वैसे ही दो चार्ज भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। कितना लगाते हैं वो अभी हम समझेंगे, कैसे लगाते हैं वो अभी हम देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो देखो, चार्ज जो होता है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट मास ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। आपने पढ़ा होगा कि जब सेंटर ऑफ मास सॉल्व करा होगा तो आपने नेगेटिव मास लिया होगा। हम मान लेते हैं कि नेगेटिव मास है, बट एक्चुअली में नेगेटिव मास नहीं होता, ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं होती। हमको कंफ्यूजन नहीं लेके आना है, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ये मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूं बेटा। और मास ऑलवेज एक दूसरे को कैसे करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये होता है ग्रेविटेशनल लॉ। अरे ये कौन सा लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है बेटा। अब देखो, चार्ज का जो होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है, वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन मास चेंजेस विद द वेलोसिटी। जब आप थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च करेंगे रिलेटिविस्टिक थ्योरी के बारे में, तो भैया जब आपने किसी भी पार्टिकल को एक स्पीड दे दी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास कितना बन जाता है बेटा, इंफिनिटी। समझ में आया, उसका मास कितना हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। समझ में आया, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक कहलाती है। इसको अभी हमें चर्चा नहीं करना है, पर हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि मास चेंज नहीं होता विद वेलोसिटी। क्लियर है। अब देखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। भैया देखो, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इतना। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, इतना, है ना। समझ में आया, ये याद रखना है। मास कैन एग्जिस्ट विद जीरो नेट चार्ज। जैसे कि अभी हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पर मैंने बोला क्या ठंडी आने वाली है, जैसे ही कंबल ओढ़ते हैं क्या चटका लगता है, अरे एक दूसरे को टच करते चटका लगता है। व्हाट इज दैट चटका, भाई सिल्क क्लॉथ जब आपसे रब होगा तो आपका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हवा में पहुंच चुका है, तो आपके पास कैसा आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। जब दूसरे से आप टच होगे तो क्या चार्ज फ्लो कर जाएगा, बोलो या सन्नो। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, दिस इज कॉल्ड चटका। बहुत ही बढ़िया। तो हमें सबसे पहले इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझनी होती है, दैट इज द कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक बढ़िया सा हमने अरेंजमेंट लेके आए, एक चार्ज रखा है 1, एक चार्ज रखा है 2, ठीक है। अब देखना, यहां पर एक टेबल आने वाली है, Q1 और Q2 की हम लोग वैल्यू डालेंगे, इनके बीच का सेपरेशन हमने लेंगे, फोर्स का हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे। तो भैया देखो, जब डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी ली, 4r, एक था -2 और दूसरा था +2, तो हमको ये मिला कि भैया इस पे फोर्स आ रहा है -F और इस पे आ रहा है फोर्स F। अब ये क्यों आ रहा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि एक पे -F क्यों आ रहा है और एक पे +F क्यों आ रहा है, बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो। यस एग्जैक्टली, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट का मतलब होता है डायरेक्शन के साथ। बोलो यार बेटा, कोई दिक्कत इस चीज में। अब देखो, ये हमारे पास आ गया, आगे चलते हैं। अब हमने क्या बोला कि अब हमने डिस्टेंस रखी 4r, एक चार्ज को रखा -2 और दूसरे को क्या कर दिया 4। अब हमने फोर्स देखा
तो भैया फोर्स कितना हो गया, डबल हो गया। अच्छा जी, क्या बात है सर। एक और बार देखो, अब हमने बोला कि अब हम डिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, चार्ज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहले हमने Q2 के साथ छेड़छाड़ करी, अब मैंने बोला Q1 के साथ छेड़छाड़ करो। मैंने बोला कि अब इसको -1 डाल दो, इसको इधर डाल दो, क्या फोर्स की वैल्यू F हो गई? हाँ सर। क्या कुछ अंतर आया? यस सर। कैसे आया? क्योंकि बेटा देख, पहले 2F हुआ, फिर बाद में F हो गया, मतलब कि F किसके प्रोपोर्शनल भी है? Q1 के प्रोपोर्शनल भी है। अरे हाँ कि ना, देख F इज प्रोपोर्शनल टू Q1। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब चेंज करना पड़ेगा क्या? डिस्टेंस। ध्यान से देख, डिस्टेंस, डिस्टेंस को चेंज करा 2r। अरे डिस्टेंस को चेंज करा 2r, एक साइड था -1, दूसरे साइड था 4, तो ये कितने से चेंज हुआ? 4f से। अरे यार, डिस्टेंस तुमने आधी करी तो फोर्स डबल हो गया। आधी का डबल हो गया मतलब कि स्क्वायर रिलेशन में आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से देख, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या बात है सर। मतलब यहां से जब मैं इसको क्लब करके निकालता हूं तो हमारे पास क्या बनता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। मतलब कि हमने क्या बोला कि भैया यहां पर से जो फोर्स आता है दोनों चार्जेस के बीच में, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लब करके लिख दिया तीनों। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो बेटा यहां पर से देख, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है K, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। नाउ दिस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हाँ सर। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें चेंज होती है, ये सब अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, थियोरेटिकल एग्जाम, मतलब आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होने वाली है उसमें यह आएगा। ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, यहां पर F12 लिखा है, मतलब कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्या लिखा है ये? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। बहुत। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है बेटा ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 8.81 इंटू 10 की पावर -12। देखो आप ध्यान से, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिक्स वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की। समझ में आया बेटा? फिक्स वैल्यू होती है। ध्यान से देखेंगे आगे। Which of the two cases is correct representation of electrostatic force acting on two different charged bodies? अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं, तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? और अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भैया फोर्स जो आना चाहिए वो एक दूसरे के तरफ आना चाहिए। तो मतलब कि पहला वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि दे आर नॉट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग, दे आर नॉट रिपेलिंग ईच अदर। अगर दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं भगाया तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। तो भैया ये देखो, Q1 इस Q2 को दूर भगा रहा है, Q2 इस Q1 को दूर भगा रहा है। अब F21 और F12, क्या इन दोनों में डायरेक्शन का अंतर है? मतलब F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। हाँ, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अरे बोलो रे बेटा, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर की कहानी तुमको अभी चमकी कि नहीं चमकी? अरे ये समझ में आई कि नहीं आई रे भाई? ये बढ़िया चीज है, फील आना चाहिए चीज का। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, देख ध्यान से देख। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द डिस्टिंक्ट चार्जेस। दो अलग अलग चार्जेस होंगे तो ये एक्ट करेगा। ठीक है। अगला, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल, मतलब कि जितना 1 ने 2 पे लगाया होगा उतना ही 2 1 पे लगाएगा।
ठीक है, अब देख यहां पर ध्यान से, एक्शन रिएक्शन पेयर भी आ गया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे 1 से 2 पे उधर, नहीं सॉरी 1 से 2 पे इधर और 2 से 1 पे उधर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अगर आपको कुछ भी अच्छे क्वेश्चन करना है, आपको अगर बेसिक से समझना है, तो ये लाइन का बहुत महत्व है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स बेटा लिखते जाना है अपनी कॉपी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ये मैंने आपको समझा दिया। न्यूटन थर्ड लॉ को ये वॉयलेट कतई नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। क्यों इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं बेटा? बिकॉज इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं बेटा, ठीक है। ये किसको फॉलो करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। यह आपको याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अगला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। वैक्यूम में होंगे तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे, लेकिन अगर मीडियम चेंज कर दिया तो क्या फोर्स का वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। तो भैया मीडियम के ऊपर भी चीजें डिपेंड कर रही है। अब देखो ध्यान से जरा, कूलम्स लॉ, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। कोई भी दो चार्ज के बीच का फोर्स तीसरे के आने से बदलता नहीं है। मान लो तीन दोस्त हैं कि ये दोनों के बीच में पहले पक्की दोस्ती थी, ये तीसरा आ जाएगा तो क्या ऐसा होगा क्या इन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाएगी? नहीं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था या फिर रिपेल करने का फोर्स था, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तीसरे के आने से उनपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देख, जैसे कि Q1 और Q2 यहां पर रखे हुए थे। अब देखिए Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा था, ठीक है, दैट इज F12 और F21। भाई 2 ने 1 पे लगाया होगा F12 और 1 ने 2 पे लगाया होगा F21। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ऐसा पढ़ते हैं इसको। सिमिलरली भैया ये Q3 भी इस पे फोर्स लगा, क्या इनके बीच के फोर्स में इसके फोर्स से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। लेकिन क्या अगर मैं बोलूंगा कि Q1 के ऊपर नेट फोर्स अलग आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो क्या नेट फोर्स उस पर चेंज हो गया? हाँ। अरे दो के बीच में अगर तीसरा आएगा तो भैया ये बीच वाला कहीं ना कहीं तो ज्यादा खिंचाएगा ना, कभी ये ज्यादा खींचेगा कभी ये ज्यादा खींचेगा, बोलो यार खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा? बस यही कहानी के ऊपर हमारे पास ये बना हुआ है। एंड कोई भी दो तीसरे के आने से दो के बीच का चेंज नहीं होता, इसको याद रखना है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, जैसा कि मैंने आपको बोला सेंट्रल इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। बहुत बढ़िया। Two unknown charges Q1 and Q2 are kept at a fixed distance R. Find the minimum force F minimum possible between these charges. देखो हमने क्या बोला कि दो चार्जेस हैं वो R दूरी पर इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है बेटा। अब इनके बीच में जो फोर्स आएगा उसको आप क्या लिखोगे? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? R स्क्वायर। अब K की वैल्यू ये भी याद रखना भाई, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज ऑल्सो, क्योंकि ये तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो K की फिक्स वैल्यू आती है 9 इंटू 10 की पावर 9। यह सबको याद होना चाहिए, कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या आ रहा है? मिनिमम फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, है ना। ध्यान से देखो, के ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर क्यों आ रहा है ये जरा बताएंगे सोच के? बोलो यार बेटा, सोच के बताएंगे क्या? आप एक बात बताओ, फोर्स क्या आ रहा है? के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब चार्ज 1 मिनिमम कितना पॉसिबल है? 1 E के बराबर। चार्ज 2 मिनिमम कितना पॉसिबल है? 1 E के बराबर।
तो भैया ये फोर्स मिनिमम कितना हो सकता है, के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अरे आर तो अभी भी वही है, पर मैंने बोला कि अगर चार्जेस मिनिमम हो गए तो क्या फोर्स मिनिमम होगा? डिस्टेंस चेंज करने से फोर्स चेंज होगा, पर अभी डिस्टेंस कितनी रखी है, आर रखी है, इसलिए कोई भी बदलाव नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलो आगे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करने वाले, मजा आने वाला है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, फील आना चाहिए पूरा। A system of two bodies A and B of mass 2 kg and 4 kg respectively have equal charge 2 coulomb on them. Find the speed of A at t seconds if speed of B is 20 meter per second at that instant. Take the system to be at rest initially. एक बार ट्राई करो, ठीक है? आई नो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, एक बार सभी लोग सॉल्व करेंगे, ठीक? आई होप कि आपने इसको सॉल्व करा होगा। हम चेकआउट करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। क्या ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है? मतलब बी ए को रिपेल करेगा इस तरह और ए बी को रिपेल करेगा इस तरह। पर आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों का सिस्टम है? हाँ सर सिस्टम, कोई समस्या नहीं है ना? अब एक बात बताओ, हमने बोला कि हमको तो बतानी है स्पीड ऑफ ए एट दैट इंस्टेंट। मैंने बोला व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ए, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यह होता है बेटा फॉर्मूला, है ना? समझ में आया? पर क्या हमारे पास डिस्टेंस है? नहीं है सर। अब डिस्टेंस नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि के Q1 Q2, अब भाई इसने क्या बोला कि t सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी है, 20, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी? और मैं तो बोलता हूं ये सब मत ही लगाओ, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसका है ही। क्वेश्चन का है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये चमका था कि नहीं चमका था? इसको अपन लिखेंगे COLM। COLM का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि देखो सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो भैया इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0, क्यों? सिस्टम इज एट रेस्ट। दैट इज इक्वल टू भाई 4 इंटू में ये डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव, तो 4 इंटू में 20 प्लस में मान लो इसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता, 2 इंटू में v, तो v बराबर कितना आ रहा है? 80/2, तो v बराबर आ रहा है कितना बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि विथ अ नेगेटिव साइन, विथ अ नेगेटिव साइन, मतलब कि ये इधर जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अरे आया नहीं आया? अरे बोलो रे भाई, सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इसमें तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा? नहीं लगा, सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, है ना बेटा? अब देखो मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एट a t equal to t if the distance traveled by b is 10 meter at that instant। अब कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे बताओ रे भाई? देखो सुनना, आई नो बेटा ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी अच्छी चीजें हैं। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 अभी भी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि COLM वी कैन अप्लाई। और इसी में आपने एक पार्ट पढ़ा होगा कि भैया सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, COM इज एट रेस्ट। और COM इज एट रेस्ट का मतलब मैं क्या बोलूंगा कि जितना ये गया 4 इंटू में 10 बराबर जितना ये जाएगा दैट इज 2 इंटू में DA। अरे वाह सर, तो DA बराबर कितना आ गया बेटा? 20 मीटर। अगर इसने चला है 10 मीटर तो ये चलेगा 20 मीटर। बोलो रे भाई, आया नहीं आया? बढ़िया चीज है बेटा, लिख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, सबको मजा आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो बोले सर कब असली चीज कराओगे? ये आ गई असली चीज, अब करके देखो। बढ़िया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला क्वेश्चन कूलम्स लॉ का, ध्यान से देखेंगे। 4 bodies of equal charge Q are placed at the corners of a square of side A as shown.
फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज बाय द अदर चार्जेस। बेटा ये बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से सभी लोग इसको ट्राई करके देखेंगे, मैं भी आपको कराऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लो इसको 1 2 3 4 दो। मैंने बोला कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F21 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स ड्यू टू 4 ऑन 2, तो हमको लिखना है F4 2, F2 4, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। अब देखो यहां पर से क्या ये इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब यहां पर से बेटा देखना, इन दोनों के कारण, मतलब ये तीसरे वाले के कारण एक फोर्स आएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। हाँ सर कोई समस्या नहीं है, इतना तो हमको समझ में आ गया था, करना तो कुछ ऐसे ऐसे ही पड़ेगा। अब देख जरा ध्यान से, मैं F24 लिख रहा हूं। F24 क्या आ जाएगा, K Q इंटू Q। देख दोनों चार्ज सेम है और सेम लाइन के अलॉन्ग लगते हैं, इसलिए देख मैंने ऐसा बनाया, अपॉन में R स्क्वायर, R की जगह पर क्या आएगा, A स्क्वायर। हाँ सर देख जरा ध्यान से, F24 बराबर क्या बना बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। हाँ अब देख जरा F21 निकालता हूं, तो F21 बराबर क्या बनेगा, KQ इंटू Q अपॉन में A स्क्वायर। हाँ सर, तो F21 बराबर क्या आ रहा है बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बराबर आ गए, हाँ आने भी चाहिए थे। F21 इज इक्वल टू F24 इज इक्वल टू, लेट से मैंने ले लिया F। कोई समस्या इस चीज में, बोले नहीं सर। अब ध्यान से देखा, अगर ये A है ये A है, तो क्या मैं यहां पर से इस लेंथ को लिख सकता हूं, 3 से 2 के बीच की दूरी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बोले यार बेटा पाइथागोरस थ्योरम, नथिंग एल्स। सो F23 यू वांट टू फाइंड आउट, KQ इंटू में Q अपॉन में √3, सॉरी √2A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज है सर। F23 देख दिया ध्यान से, क्या आ रहा है बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर। तो अगर तू F23 को देखेगा तो क्या ये F/2 के बराबर आ रहा है। हाँ सर सही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको एकदम समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, एक F तो इधर पे से इधर आया था इसके कारण, और एक F इस पे इस तरफ आया इसके कारण। मैंने बोला इन दोनों का रिजल्टेंट ले ले तो क्या √2F हो जाएगा। यस सर, और वो 45 डिग्री के एंगल से जाएगा। वेक्टर का बेसिक है बेटा, वेक्टर का बेसिक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इस 3 के कारण 3 के कारण जो फोर्स आ रहा था, क्या वो भी ये लाइन के क्रॉस आ रहा था, और वो आ रहा था F/2, है ना, कोई समस्या नहीं है ना। अब ध्यान से देखना जरा, F नेट बराबर क्या बन जाएगा बेटा, F/2 प्लस में √2F। तो यहां पर से देख नेट फोर्स बराबर कितना बन रहा है, 2√2 प्लस 1 इंटू में F/2। क्या बात है सर, अरे बहुत ही बढ़िया। अब F की वैल्यू तो पता थी ना, डाल दे यार बेटा। तो F नेट बराबर कितना आ रहा है, 2√2 प्लस 1 इंटू में KQ स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर। अरे वाह सर, क्या बात है सर, शानदार क्वेश्चन, शानदार सॉल्यूशन, शानदार आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बढ़िया से इसको लिख लेंगे एक बार। ठीक है बेटा, आप लिख लो इसको बढ़िया से। ठीक है आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे ही मतलब उनने भी ऐसे ही सॉल्व करा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बेटा। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको अगला सीरीज चाहिए, अगला सेशन चाहिए क्वेश्चन का, तो आप बिल्कुल मेरे को एकदम अच्छे से बढ़िया कमेंट करके बताइए, तो 12th क्लास का सेशन हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, बाकी हम लोग अगले सेशन में करेंगे। देखो
four bodies of equal charge q are placed at the corners of a square of side A and one charge at the center of the square as shown. Find the force exerted on the charge placed at the center by other charges. अच्छा जी, क्या बात है। सभी लोग ट्राई करके देखेंगे एक बार पॉज करके। अरे बोलो, कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो इसे। देखो, ये वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स इस तरफ आएगा, ये वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स इस तरफ आएगा, ये वाले चार्ज के कारण इस पर फोर्स इस तरफ आएगा, ये वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स इस तरफ आएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमको भी बन गया था। अब मैंने बोला कोई भी दो चार्जेस के बीच की दूरी निकाल। देख बेटा, ये ध्यान से देख, मैंने बोल दिया मान ले इस डिस्टेंस को ही डी ले ले। अरे इस डिस्टेंस को डी ले ले, चारों फोर्स सेम है, F बराबर के क्यू क्यू अपॉन में डी स्क्वायर। हाँ सर, तो क्या हर फोर्स के बराबर यही आ रहा है? हाँ, अरे हर फोर्स की वैल्यू तो यही आ रही है ना। हाँ सर, तो देख इसने इसको उड़ाया, इसने इसको उड़ाया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अरे बेटा, सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत थी। समझ में आया कि नहीं आया? बस वेक्टर सम। तो यहां से आपको एक स्टारमार्क पॉइंट लिख लेना है कि व्हेनेवर द सिस्टम इज इन सिमेट्रिसिटी, अगर सिमेट्रिसिटी में है तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आता है बेटा? 0। बहुत ही बढ़िया, चलो कर ही लेते हैं, अभी तो छोटा सा सेशन हुआ है, थोड़े क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो बहुत बढ़िया, एफ नेट 0 आ गया, क्या बात। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से, क्या 0 आएगा इसका आंसर? जल्दी से बता देना, क्या 0 आएगा इसका आंसर? और अगर 0 आया तो तुम गलत हो। अब फिर से अच्छे से शांति से दिमाग लगा के सोच करो बेटा। 4 bodies of charge q are placed at the corners of a square of side A and one charge at the center of the square as shown. Find the force exerted on the charge placed at the center by the other charges. देख मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से सुन। मैंने बोला कि मान ले एक डिस्टेंस को डी ले ले, तो हर चार्ज के कारण डी आएगा क्योंकि सिमेट्रिक रखा हुआ है। फोर्स कितना आएगा? के क्यू क्यू अपॉन में डी स्क्वायर। भाई इसके कारण इतना आ रहा है और ये इसको दूर फेंकना चाहता है एफ से। अब ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये इसको दूर नहीं फेंकेगा, ये इसको खींचेगा पास। बोले आने दो, आने दो, आया नहीं आया, है ना। सिमिलरली ये देखिए, ये दूर फेंकेगा, ये बोलेगा आने दो, आने दो, पास आ जा। तो एफ और व्हाइट वाले के कारण भी एफ। अरे वाह सर, शानदार चीज है बेटा, देख ध्यान से। इधर आया 2f और इधर परपेंडिकुलर पे आया 2f, क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल? हाँ सर, दो फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, दोनों इक्वल हैं, तो उनका रिजल्टेंट बन जाता है एफ नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2f का स्क्वायर बेटा प्लस में 2f का स्क्वायर। क्या बात है। तो एफ नेट देख बेटा किसके बराबर आ रहा है? 2 अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर। सो भैया यहां पर से देखिए क्या बनेगा? 2 रूट 2f। अब f की वैल्यू पुट कर दे बेटा, तो एफ नेट बराबर क्या आ रहा है? 2 रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अरे पर क्या तू डी स्क्वायर के फॉर्म में छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, तो हमको डी निकालना पड़ेगा। अब देख, क्या मैंने ये वाली लेंथ डी मानी थी बेटा? समझना बात को ध्यान से, ये लेंथ है a/2, ये लेंथ है a/2। क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं? डी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय 4 प्लस में a स्क्वायर बाय 4। हाँ सर, तो देख डी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है बेटा? a स्क्वायर बाय 2। क्या बात है। अब देख नेट फोर्स जो आ रहा था वो क्या आ रहा था मेरे पास? 2 रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह पे क्या डालेगा? a स्क्वायर बाय 2। हाँ, अरे 2 ऊपर चले जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एफ नेट बराबर क्या आ रहा है? 4 रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो रे भाई, आया नहीं आया समझ में?
कोई समस्या नहीं है, बढ़िया समझ में आ रहा है सर, जो भी आप करा रहे हो एकदम शानदार लग रहा है सर, क्या बात है। एक बार सॉल्यूशन लिख लो इसका बढ़िया से, फिर इसका आंसर दिखाता हूं मैं आपको। देखो आंसर जल्दी से आने वाला है आंसर, तो जो मैंने कराया वो एकदम सही है, आंसर तुम्हारा आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। आज का आखिरी सेशन, आखिरी सवाल यही है सेशन का। चलो शानदार शानदार, बढ़िया, आप लोग सोचो इसको अच्छे बढ़िया से। 12 charged bodies are placed at equal distances on the periphery of a circle of radius a, and one charged body is placed at the center of the circle as shown. Find out the net force on the charge at the center. क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा इसमें अच्छा खासा। ठीक है, वेक्टर का नॉलेज तेरे को बढ़िया से होना चाहिए, वेक्टर नहीं आता है तो मुश्किल में आ जाएगा बेटा। ध्यान से देखो क्या मैं बोलूंगा, ध्यान से समझना। देखो समझना बेटा, मेरे को मालूम है नहीं कर पाओगे, ध्यान से देखो। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए पहले 1 कूलम को ले ले, तो ये 1 कूलम इसको इधर फेंकना चाहेगा दूर, समझ में आया कि नहीं आया? चलो 1 कूलम भी नहीं आया, मैं तो 12 से ही चालू कर देता। तो क्या 12 देख इसको इधर फेंकना चाहेगा, कितने से, के इंटू में 12 इंटू में 1 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देख इसके जस्ट ऑपोजिट वाला देख 6 वाला, क्या ये इसको इधर फेंकना चाहेगा? हाँ सर, तो ये देख F6 लिख लेता हूं, दैट इज के इंटू में 6 इंटू में 1 अपॉन में आर स्क्वायर। हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। नीचे 12 ऊपर 6, तो 12 में से 6 गए, बचे 6। क्या बात है, अरे एक नीचे की तरफ आ गया, कितना 6KQ बाय आर स्क्वायर। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। अरे आर भी तेरे को दे रखा है ए के बराबर ए स्क्वायर, अरे वाह क्या बात है सर। ध्यान से देख, 9 और 3, 9 और 3, तो क्या इधर की तरफ आ गया 6। डायरेक्शन बस ध्यान में रखना भाई, 9 से दूर की तरफ भागना चाहेगा तो इधर आएगा 6KQ स्क्वायर, सॉरी क्यू तो कहां आ रहा है, सब वैल्यू डाल दी ना, 6K बाय ए स्क्वायर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से देख, 10 और 4 क्या इधर आ जाएगा बेटा, देख ध्यान से, कितना 6K बाय ए स्क्वायर। हाँ सर ध्यान से देख जल्दी से, 11 और 5, घड़ी के कांटे बनते जा रहे हैं, जल्दी समझ, ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। 6K बाय ए स्क्वायर। अब देख घड़ी का कांटा एक और आया, 6K बाय ए स्क्वायर। अरे वाह, कुछ तो अच्छा हो रहा है आज, बढ़िया मजा आ रहा है सर, एक नंबर चीज करा रहे हो, है ना। 11 ये 10 4 हो गया, 11 5 हो गया, 9 3 हो गया, और 12 6 हो गया। अब देख कौन कौन सा बचा है, 1 और 7 बचा है, 1 और 7 और 8 और 2, तो देख 1 और 7 और 8 और 2, 6K बाय ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा 6K बाय ए स्क्वायर। क्या तेरे को ये कहानी समझ में आई? हाँ सर, अरे बढ़िया चीज करा रहा हूं बेटा, थोड़ी तो टफ लगेगी क्योंकि चीज अच्छी है। देख अगर तेरे को जेई करना है तो जेई बेटा सिंपल से नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो कब सोच पाएगा, जब मैं अच्छी चीजें कराऊंगा। मैं लॉलीपॉप कराऊंगा तेरे को, बढ़िया एकदम फॉर्मूला वाले क्वेश्चन दूंगा, तू सॉल्व करेगा, तेरे को मजा आएगा। क्या मजा लेने के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं। क्या एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं? हाँ। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहा है तो बेटा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात को, फॉर्मूले में वैल्यू को डालना पड़ेगा। अरे तेरे को बोर्ड में भी लिख के आना है तो कम से कम फॉर्मूला तो चाहिए रहेगा, जब फॉर्मूला सीख जाएगा तो क्या लगाना आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, यही चीजों को सिखाने के लिए तो आया हूं बेटा। ध्यान से देख, एनिमेशन से बढ़िया, क्या बात है। देख 6K बाय ए स्क्वायर, देख जल्दी से ऐसे बनते जाएंगे, देख, अरे नहीं बना है,
चलो ठीक है, मैं ही बना देता हूं। तो भाई देख, ऐसे करते करते अपन जब बनाते जाएंगे, ये एंगल कितना आएगा, हर एंगल जो होता है ये हो जाता है 30, 30 और 30। ठीक है, तो देख अपना एक आया था इधर, और एक आया था इधर, और एक आया था इधर। क्या इधर कोई फोर्स था? बोले नहीं सर, इधर था। हाँ सर। देख ध्यान से देखना, ये एफ आ रहा है, मान ले इसको एफ ले ले, इसको भी एफ ले ले, इसको भी एफ ले ले, और इसको भी एफ ले ले। देख ये दोनों 60 डिग्री। व्हेन टू वेक्टर्स आर एट एंगल थीटा, एफ नेट का फॉर्मूला तेरे को याद होना चाहिए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्या बात है। तो एफ नेट बराबर क्या आ रहा है बेटा, देख अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। बेटा ध्यान से समझना, तो यहां पर से देख एफ नेट बराबर कितना आ रहा है, √3F के बराबर। क्या बात है, कितना आ रहा है, √3F के बराबर। अब देख जरा ध्यान से, यहां पर से इसका और इसका रिजल्टेंट आया इधर, √3F। क्या बात है सर, बढ़िया। अब देख जरा ध्यान से, ये 60 और ये 60, ये टोटल एंगल बनेगा, ये इसको येलो से बनाते हैं, ये टोटल एंगल बनेगा 120। हाँ सर, अब 120 का सर हमको तो सॉल्व करना नहीं आता, फिर से फॉर्मूला लगा दे, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। क्या बात है सर, शानदार सर। एफ नेट बराबर अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर इंटू में कॉस 120 माइनस का 1/2 होता है बेटा। देख ध्यान से जरा, एफ नेट बराबर क्या आ रहा है, एफ। अरे वाह, क्या बात है। देख इधर एक आया था √3F और साथ में एक आ गया F, और एक इधर बच रहा है F। अब इन दोनों का चाहे तो वेक्टर सम कर ले, चाहे तो नॉर्मल कर ले, पर करने का तरीका विल रिमेन सेम। अरे आया नहीं आया, अरे बोल रे भाई, बढ़िया चीज कराई है बेटा, आना तो चाहिए, जब आएगा तभी तो सीखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, और अगर इस टाइप के सेशन आप और भी चाहते हो चैनल पे, तो बेटा कमेंट करके बताना। मैं हूं आपका सोमानी सर, डिजिटल पाठशाला को बेटा सब्सक्राइब कर लेना। जेईई मेंस 2027 के लिए बहुत ही बढ़िया चीजें मैं लेके आने वाला हूं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।